चैप्टर जो है वो नेशनलिज्म इन इंडिया है, पता है आपको? उसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो गांधी एरा पढ़ रहे हैं, गांधी युग पढ़ रहे हैं पूरा। तो गांधी एरा में पहला मूवमेंट हमने क्या पढ़ा था? चंपारण। पहला मूवमेंट कौन सा था? चंपारण। चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट कब होता है? 1917। ये पहला मूवमेंट गांधी की तरफ से रहता है जो सक्सेसफुल रहता है और इंडियन पॉलिटिक्स में उनकी फाइनली एंट्री मानी जाती है। 1917 चंपारण मूवमेंट, गांधी की एंट्री इंडियन पॉलिटिक्स में। इसी में सत्याग्रह वर्ड सबसे पहली बार यूज होता है। सत्याग्रह वर्ड कब यूज होता है सबसे पहली बार? 1970 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। इससे पहले सत्याग्रह कब वर्ड यूज हुआ है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गांधी जी सबसे पहली बार सत्याग्रह वर्ड यूज करते हैं। सेकेंड टाइम वो यूज करते हैं इंडिया में चंपारण सत्याग्रह के साथ, लेकिन इंडिया में सत्याग्रह वर्ड सबसे पहली बार चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट में यूज किया जाता है। ये मूवमेंट क्यों होता है तो बता सकते हैं? ये मूवमेंट होता है इंडिको नील। इंडिको नील के लिए ये मूवमेंट होता है। इंडिको नील के लिए जो मूवमेंट होता है ये क्यों मूवमेंट होता है? आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो 3 कथिया सिस्टम लगाया जाता है 3:1 का, ये जो आपका इसमें बताया जाता है कि 3% मुनाफा किसका होगा? ब्रिटिशर्स का होगा और 1% मुनाफा किसको मिला जाएगा? यानी कि अगर मैं कहूँ जमीन के 3 हिस्से पे नील की खेती होगी और 1 हिस्से पे किसी भी चीज़ की वो जो खेती करना चाहे, तो हम जानते हैं कि नील की खेती में ह्यूमस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा जाती है। ज़मीन की जो एक कैपेसिटी है, क्षमता होती है, वो लगभग मिट्टी की ख़त्म हो जाती है। सेकेंड चीज़, उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। थर्ड चीज़, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। किसमें? नील की खेती में इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है। तो इन चीज़ों को देखते हो। और अब हम बात करें 1970, तो अब ये रूलर बन चुके हैं, ट्रेडर नहीं है। कौन? ब्रिटिशर रूलर बन चुके हैं, ट्रेडर नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? अब जब रूलर बन गए तो ज़बरदस्ती करेंगे, तो इन्होंने फार्मर्स के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया कि आप किसी तरह नील की खेती करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे 1917 से पहले 1915 में एक चीज़ और हो गई, आर्टिफिशियल। जर्मन ने एक आर्टिफिशियल नील बना दी। जब आर्टिफिशियल नील बना दी तो आर्टिफिशियल नील का जो प्राइस था वो इस नील से काफ़ी कम था। तो अब सीधी सी बात है, इंटरनेशनल मार्केट में जिस नील की कीमत कम होगी उसी को तो ज़्यादा खरीदा जाएगा, ट्रेड उसी का सबसे ज़्यादा होगा। तो ब्रिटिश नील का इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड थी वो कम हो गई और जर्मन नील की आर्टिफिशियल, जो जर्मन नील बना रही थी आर्टिफिशियल नील, उसकी डिमांड क्या हो गई? सडनली बढ़ गई। वजह क्या थी? प्राइस, क्योंकि इनकी इंडिको नील का प्राइस बहुत ज़्यादा था। ये नेचुरल थी, ये कुदरत से मतलब खेती के द्वारा बन रही थी, और जबकि वो आर्टिफिशियल थी, ये बाय एग्रीकल्चर थी और वो आर्टिफिशियल तरीके से बन रही थी, तो उसका प्राइस क्या था? ज़्यादा था। और जर्मन की नील का प्राइस कम था और ब्रिटिश की नील का प्राइस ज़्यादा था। तो अब तो यहाँ पे और कंडीशन फार्मर्स की बुरी हो गई, क्योंकि इनको ही लॉस होने लगा, ब्रिटिशन को लॉस होने लगा। तो फार्मर्स ने क्या किया? मूवमेंट किया। बिहार में चंपारण जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जिसे कह सकते हो, वहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट किया। वहाँ पे किसानों ने कहा कि हम एक मूवमेंट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। 3 कथिया सिस्टम बिल्कुल क्या है? गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि 15 में गांधी जी इंडिया आते हैं साउथ अफ्रीका से, और गांधी जी की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बढ़ चुकी है। गांधी जी की पॉपुलैरिटी इंडिया में क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि उन्होंने एक सक्सेसफुल मूवमेंट साउथ अफ्रीका में किया था, जो सक्सेसफुल रहा और साथ ही साथ वो नॉन वायलेंस रहा। देखो, कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल होने के साथ अगर वो नॉन वायलेंस होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो गांधी जी ने एक बहुत नॉन वायलेंस मूवमेंट किया जो कि सक्सेसफुल रहा, और गांधी जी की पॉपुलैरिटी इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। और यहाँ के फार्मर्स ने सबसे पहले किसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की? गांधी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि लॉयर थे, उनको कहाँ भेजा? चंपारण भेजा। चंपारण भेजने पे उन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? 300 रिपोर्ट तैयार की, 300 फाइल्स तैयार की, जिसमें उन्होंने बताया कि वहाँ के फार्मर्स की कंडीशन बहुत खराब। उस 300 रिपोर्टों को मोतिहारी कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, क्योंकि जब गांधी जी वहाँ मूवमेंट करने जाते हैं तो उनको क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। पहली बार ऐसा होता है कि गांधी को अरेस्ट किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली बार गांधी जी किस कोर्ट में उनको प्रेजेंट किया गया था। वैसे तो वो बैरिस्टर थे, लॉयर थे, तो उनका तो कोर्ट आना चाहिए, लेकिन इस बार वो मुजरिम बन के गए थे। तो
तो पहली बार मोतिहारी कोर्ट में उन्हें प्रेजेंट किया गया। उन्होंने कलेक्टर के सामने सारी रिपोर्ट रखी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको प्रेजेंट की थी, और उन्होंने उन सारी रिपोर्ट को प्रेजेंटेशन बताया कि फार्मर्स की कंडीशन बहुत खराब है। तो उस कलेक्टर को मानना पड़ा, वहाँ के कलेक्टर को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि 3 का क्या सिस्टम बिल्कुल इलीगल है, गलत है, और इस तरह से चंपारण मूवमेंट भी क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब अगर मैं बात करूँ 1917 में, मैं अक्सर कहती हूँ बेटा गांधी को समझना बहुत मुश्किल है। अगर गांधी को समझना है तो हमें गांधी को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम गांधी को पढ़ेंगे नहीं, हम गांधी को नहीं समझ सकते। तो 1917 में गांधी कहते हैं, जब 1942 में उनका इंटरव्यू होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है 1942 में, तो गांधी से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके दिमाग में ये बात कब आई कि हमें आज़ाद होना है। तो गांधी कहते हैं ये बात मेरे दिमाग में कब आई है, 1970। ये बात मेरे दिमाग में 1917 में आ गई जब मैं चंपारण की गलियों में घूम रहा था, लेकिन उस टाइम हमारी पब्लिक तैयार नहीं थी। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में तब से थी कि हम आज़ाद हो सकते हैं। तो गांधी वो है जिसने 1917 में ही प्लान कर लिया था कि हमें 1947 की आज़ादी देखनी है और वो आज़ादी हमें चाहिए। तो 17 हो गया। 17 के बाद मैंने कल आपको बताया था 1918 में मिल वर्कर मूवमेंट क्या था, प्लेग नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से जितने भी वर्कर्स थे, अगर मैं कहूँ कि अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। आज भी आप जानते हो ये इंडस्ट्रीज एरिया है। उस टाइम पे यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी। तो जितने वर्कर्स थे, जब प्लेग नाम की बीमारी है, अभी आपने कोविड में भी देखा होगा कि सब गांव शहर छोड़ के कहाँ जाने लगे, गांव की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो उस टाइम की जितने वर्कर्स थे वो सब शहर छोड़ के गाँव की तरफ जाने लगे। तो वर्कर्स की कमी हो गई, उनकी डिमांड ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई कम थी। तो इस कंडीशन में उन्हें लालच दी गई, बोनस दिया गया कि आप क्या हो जाओ, रुक जाओ, काम करो यहाँ पे। तो उनको जो बोनस दिया गया वो प्लेग बोनस के नाम से उनको बोनस मिलने लगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद प्लेग क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 1980 में उस बोनस को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मिल के जो मालिक थे उन्होंने क्या किया, बोनस देना बंद कर दिया। अब 1918, अच्छा कुछ और याद है, 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही है, यानी 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी। तो जब वॉर चलती है तो महंगाई बहुत, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में वर्कर्स की कंडीशन और ज़्यादा क्या होती चली गई, खराब होती चली गई, क्योंकि बोनस भी मिलना उनको बंद हो गया। तो उन्होंने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा अगर हम तभी काम करेंगे जब हमें बोनस मिलेगा। हमें बोनस आप 50% दो, आधा कर दो, लेकिन हमें बोनस दो। लेकिन मिल के जो मालिक थे वो कितना परसेंट देने को तैयार थे, 20% देने को तैयार थे। अब गांधी जी ने चंपारण सक्सेसफुल किया, तो वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने किससे कांटेक्ट करने की कोशिश, गांधी से कांटेक्ट करने की कोशिश। अब गांधी जी इस मूवमेंट में एंट्री करते हैं। गांधी जी जब मूवमेंट में एंट्री करते हैं तो पहले वो सर्वे करते हैं, जैसे उन्होंने वहाँ पे किया। तो उन्होंने सर्वे किया तो उसमें परसेंटेज निकला 33%, 31 भी है, 33 भी है। तो गांधी जी का परसेंटेज ये निकला कि इतना परसेंटेज इनको बोनस मिलना चाहिए जिसपे ये सर्वाइव कर सके। लेकिन मिल वर्कर उस चीज़ को नहीं मान गए थे। तो गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी, कहा जब तक मेरा जो ये मूवमेंट है उसको एक्सेप्ट, मेरी जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मैं भूखा रहूँगा। और इसके साथ वर्कर्स भी गांधी जी की तरफ बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि गांधी जी ने इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया था इसमें कि जब तक अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मैं इस मूवमेंट को सक्सेसफुल करके मरूँगा। उन्होंने कहा था कि मैं भूखा रहूँगा जब तक ये मांग मानी नहीं जाती है, डिमांड एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो गांधी जी के साथ सारे वर्कर्स हो गए। और फिर बाद में जो मिल के मालिक थे वो भी गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे, और मीडिएटर के तौर पे ये मैटर 33% पे सॉल्व हो गया। 33% का बोनस उनको मिलने लगा। दो सक्सेसफुल मूवमेंट हुए। 1990 खिलाफत मूवमेंट, तीसरा मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट कब होता है, 1990। तो खिलाफत मूवमेंट कैसे होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप में ऑटोमन एम्पायर जर्मनी, एक ग्रुप में फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, ये होते हैं। तो जब जर्मनी हार जाता है, हम जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन हारा है, जर्मनी हारता है, जर्मनी का ग्रुप हारता है। तो उसके साथ ऑटोमन एम्पायर होता है, जैसे हम हिंदी में उस्मानिया सल्तनत कह सकते हैं, उस्मानिया सल्तनत। तो ऑटोमन एम्पायर जो था ये पूरा टर्की का जो भी एरिया, सीरिया, लेबनान, ये सब ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था।
तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें भी आती थी दुनिया में। तो अब जब जर्मनी हार गई तो जर्मनी को तो डेब्ट पे करना था, कर्ज देना था इंग्लैंड, लेकिन साथ ही साथ ऑटोमन एम्पायर को भी अपनी ज़्यादातर ज़मीनें जो इंग्लैंड ने मांगी थी वो देनी पड़ी। जब उसे वो ज़मीनें देनी पड़ी तो मस्जिदें भी चली गई। तो अब इंग्लैंड उस मस्जिदों को तो बचा के रखेगा नहीं, उन मस्जिदों के साथ क्या करेगा, उनको तोड़ देगा। तो अब ब्रिटिश की गवर्नमेंट इंडिया में थी, जो ये सब कुछ कर रहा है, इंग्लैंड जो सब कुछ कर रहा है, ब्रिटेन जो सब कुछ कर रहा है, उसकी गवर्नमेंट इंडिया में भी थी। तो इंडिया में भी मूवमेंट होना चाहिए था। तो यहाँ पे अली ब्रदर्स, क्या है, इनको क्या कहते हैं, अली ब्रदर्स। नाम बताइए, मोहम्मद अली, शौकत अली जिन्ना। और यही मोहम्मद अली जिन्ना बाद में क्या बनते हैं, द फादर ऑफ पाकिस्तान। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, ये दो भाई जिन्हें अली ब्रदर्स कहते हैं, इन्होंने क्या स्टार्ट किया इंडिया में, खिलाफत मूवमेंट। किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट ये स्टार्ट किया गया। लेकिन ये मूवमेंट मस्जिद से रिलेटेड था, है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन जुड़े, मुस्लिम जुड़े। इनमें शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने किसको प्रेसिडेंट बनाया, गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया। तो गांधी जी ने अपना गुजराती दिमाग लगाया कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के इस मूवमेंट को सक्सेसफुल नहीं कर सकते, हमें इस मूवमेंट को और बड़ा करना है, तो हमें इसे नॉन मुस्लिम्स को भी जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि गांधी जी का कहना था कि आज़ादी सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं ला सकती, आज़ादी के लिए पूरे भारत के लोगों को इसमें शामिल होना पड़ेगा। तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को, इसे कह सकते हो, 1920 में चेंज कर दिया, असहयोग। क्या कर दिया, असहयोग, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमें कॉपरेट नहीं करना है, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो हम क्या, ये नॉन वायलेंस था, ये भी क्या है, नॉन वायलेंस है। तो कैसे कॉपरेट नहीं कर सकते हम गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर पढ़ रहे हैं तो हम वहाँ से हट जाए, हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं हम वहाँ से रिजाइन कर दें, कोई भी सरकार के साथ हम कॉपरेट नहीं करेंगे। यही उन्होंने असहयोग मूवमेंट स्टार्ट किया। और इसमें बहुत से नाम हमें देखने को मिलते हैं कि मोतीलाल नेहरू और मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स अपनी क्या कर दी, छोड़ दी, रिजाइन कर दी और इस मूवमेंट में आ गए। तो ये मूवमेंट जो था, इसमें कहा गया कि अगर देखो हम बात करते, मैंने कहा ब्रिटिशर्स मुट्ठी भर थे, उन्होंने हम पे रूल किया, क्योंकि ताकत नहीं, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, दिमाग। बॉडी की आपकी जो ताकत होती है वो दिमाग की ताकत से ज़्यादा होती है, कम होती है। दिमाग आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक पतला सा गांधी एक छड़ी लेके चलता था, उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स को परेशान कर दिया। ताकत तो थी नहीं, लेकिन क्या था, दिमाग था, माइंड था। चाणक्य, जिसने अपने माइंड से धनानंद जैसे राजा को क्या कर दिया, हरा दिया। कुछ था उसके पास, चाणक्य के पास कोई सेना थी, कुछ नहीं था, लेकिन उसने अशोक के साथ मिलकर अपने माइंड से सारा गेम प्लान कौन करता था, चाणक्य करता था। उसने माइंड से धनानंद जैसे राजा को क्या कर दिया, हरा दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, दिमाग होता है आपका। दिमाग ही बड़ी बड़ी जंगें करवा देता है, दिमाग ही बड़ी बड़ी जंगें रोक भी देता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 1920 में गांधी जी ने क्या किया, असहयोग मूवमेंट स्टार्ट किया। इन्होंने कहा कि हम मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स के अंडर में, जबकि हम बहुत ज़्यादा हैं, ये हम पे ही तो ट्रेड कर रहे हैं, हम कोई भी गवर्नमेंट की चीज़ें नहीं खरीदेंगे। मैंने कहा बड़ी बड़ी पोस्ट पे ब्रिटिशर्स होते थे और छोटी छोटी पोस्ट को वो इंडियंस को देते थे। तो हम जितने भी गवर्नमेंट में जॉब में हैं, हम सब क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, रिजाइन कर देंगे। तो सरकार अपने आप क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ये मूवमेंट बहुत अच्छा चल भी रहा था, लेकिन फिर सडनली क्या होता है, 1922 चौरी चौरा कांड हो जाता है। क्या हो जाता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। 1922 में चौरी चौरा कांड क्या होता है, फेब का टाइम रहता है वहाँ पे, और फरवरी के टाइम में गवर्नमेंट क्या करती है ना, शराब की कीमतें बहुत बढ़ा देती है। तो वहाँ पे लोग मूवमेंट करते हैं, वो मूवमेंट बिल्कुल नॉन वायलेंस रहता है, इस मूवमेंट में कुछ खास ऐसा नहीं रहता। लेकिन पुलिस क्या करती है, जो चौरी चौरा पुलिस स्टेशन होता है, वो पुलिस क्या करती है, उनको उठा के जेल में बंद कर देती है। जब जेल में बंद कर देती है तो उनके और भी फॉलोवर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन पे अटैक करते हैं उनको छुड़वाने के लिए। तो सामने से क्या की जाती है, फायरिंग की जाती है, हवाई फायरिंग में 2-3 लोगों को गोलियां भी
लग जाते हैं। अब भीड़ क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है और भीड़ अटैक कर देती है किस पे, पुलिस स्टेशन पे अटैक कर देती है। और जितने भी वहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं अपने लोगों को छुड़ा के जितने पुलिस वाले थे उनको बंद करके उसी पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं और उसमें तकरीबन 28 से 30 पुलिस वाले मारे जाते हैं। जब वो पुलिस वालों की डेथ हो जाती है तो ये किसके तहत हो रहा होता है, असहयोग मूवमेंट के तहत हो रहा होता है। तो गांधी जी तो नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता, गांधी जी इस मूवमेंट को क्या कर लेते हैं, वापस लेते हैं, असहयोग मूवमेंट वापस ले लेते हैं। तो चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग मूवमेंट वापस ले लिया जाता है। यहाँ तक समझ में आया क्लियर। 1922 फर्स्ट हमारा क्या है, चंपारण। पहले हम देखते हैं 1950 में गांधी की एंट्री होती है इंडिया में। 1950 में एंट्री होने के बाद 1916 में वो साबरमती बनाते हैं। साबरमती बनाने के बाद 17 में वो चंपारण करते हैं। चंपारण जो इंडिको नीली के आगे यूज किया जाता है फार्मर्स के लिए। फिर उसके बाद हम 17 की बात करते हैं तो मिल वर्कर मूवमेंट होता है जो कहाँ होता है, अहमदाबाद में होता है। गांधी जी इसमें मेन रोल करते हैं और इसमें वो 33% बोनस पे टाइप करते हैं। फिर 1918 का मिल वर्कर। फिर 1919 का होता है खिलाफत मूवमेंट जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली दो ब्रदर्स होते हैं जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और प्रेसिडेंट किसको बनाते हैं, गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाते हैं। फिर 1920 में गांधी जी खिलाफत मूवमेंट को चेंज कर देते हैं असहयोग मूवमेंट में और वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। फिर 1922 में चौरी चौरा कांड होता है और असहयोग मूवमेंट वापस ले लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब 1928 साइमन कमीशन। 1928 साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की क्या बात है यहाँ पे, देखो ब्रिटिश इंग्लैंड से एक कमीशन भेजता है। क्या भेजता है, कमीशन भेजता है जो यहाँ का रिव्यू प्रेजेंट करे, समीक्षा करे, जो इंडियंस के लोगों की क्या करेगा, समीक्षा करेगा कि यहाँ की गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, जो कि ब्रिटिश यहाँ की गवर्नमेंट सही से काम कर रही है या सही से काम नहीं कर रही है। तो ये कौन प्रेजेंट करेगा, जो वहाँ से कमीशन आएगा, कहाँ से आएगा, इंग्लैंड से कमीशन आएगा। और ये कमीशन कब आया, 1928 में ये कमीशन आया इंडिया में। साइमन कमीशन इसे नाम दिया गया क्योंकि इसके जो हेड थे सर जॉन साइमन। तो जो हेड होता है कमीशन का नाम उन्हीं पे दिया जाता है। तो सर जॉन कमीशन जो इंडिया आए तो इन्होंने जो रिपोर्ट लगानी यहाँ पे रिव्यू की स्टार्ट की साइमन में, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये फ्रेंड हुई इंडियंस ने अगेंस्ट क्यों ये कमीशन किया, भारत के लोग इस कमीशन के अगेंस्ट क्यों आए, क्योंकि तो रिव्यू करने आया था। अगर मैं कहूँ मैं 9th क्लास की या 10th क्लास की, 11th क्लास की या 12th क्लास की बात करूँ, तो अगर मैं उस क्लास की बात करूँ तो उस क्लास का कोई ना कोई बच्चा उस मीटिंग में होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उस क्लास के बारे में वो बच्चा बता पाएगा, क्योंकि वो बच्चा उस क्लास में रहता है, सरवाइव कर रहा है, उसे पता है कि प्रॉब्लम क्या है और क्या नहीं है। तो अगर ये कमीशन, साइमन कमीशन जो आया 1928 में, अगर ये इंडियंस पे रिव्यू के लिए आया था, समीक्षा करने के लिए आया था, तो इसमें कोई ना कोई इंडियन भी होना चाहिए था। लेकिन इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, इसीलिए इस कमीशन को गोरा कमीशन भी कहा गया। ब्रिटिशर्स को गोरा बोला जाता ना, तो ब्रिटिशर्स को गोरा बोला जाता है, इसलिए इस कमीशन को नाम एक और दिया गया था इंडियंस की तरफ से, गोरा कमीशन। हाँ, साइमन कमीशन ही बोलते, साइमन तो ऑलरेडी नाम था अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन इंडियंस ने इसे क्या नाम दिया, गोरा कमीशन नाम दिया, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं था। तो ये तय हुआ कि अगर इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं है तो सीधी सी बात है कि सही रिव्यू प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो कमीशन को गोरा कमीशन कहा गया और इसे काले झंडे दिखाए गए। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे, इसमें लाला लाजपत राय सबसे आगे थे। और इसी कमीशन में मैंने एक एक्ट भी करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि उन्हें लाठी लग जाती है और जिस वजह से उनका सर पूरा फट जाता है, क्रैक हो जाता है और कुछ दिन के अंदर उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसके बाद भगत सिंह उसका बदला लेते हैं और गोली मारते हैं, वो अलग स्टोरी। तो इसके बाद करते हैं 1928 के बाद। अब हम बात कर लेते हैं 1930। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती 1930, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती 1931, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती 1932। 1932 में ही पूना पैक्ट भी होता है। पूना पैक्ट गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती 1930, सेकंड होती 1931, थर्ड होती है 1932। कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो कौन इंडियन लीडर है
जो वहाँ पे मौजूद होता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1930 में भी होते हैं, 1931 में भी होते हैं, 1932 में भी होते हैं। लेकिन गांधी जी सिर्फ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहाँ जाते हैं और वो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, याद रखना। 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जाते हैं। 1931 में एक चीज और होती है जिसे हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं, दिल्ली सेटलमेंट कहते हैं, इरविन और गांधी मीटिंग भी कहते हैं, क्योंकि 1931 के टाइम पे लॉर्ड कौन रहता है? इरविन रहता है। तो लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी की दिल्ली में मीटिंग होती है, जिसे हम दिल्ली सेटलमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दिल्ली सेटलमेंट। क्योंकि ये सेटलमेंट क्यों होता है? 1930 में 1930 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें गांधी जी क्या कहते हैं? पब्लिक से कहते हैं कि हमें क्या करना है? सच की तरफ बढ़ना है, आगे चलना है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से हटा देना। ये मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल होता है। इसी मूवमेंट के बाद से हम देख सकते हैं कि इरविन जो कि लॉर्ड रहता है, वो गांधी के साथ मीटिंग करता है और ये कहता है कि हम जो 1919 में ब्लैक काला कानून लाए थे, कौन सा काला कानून 1919 लाए? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट में क्या कहा गया था कि कोई भी अगर कहीं भी कोई मूवमेंट करता हुआ दिखता है तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, सीधे फांसी। कोई कचहरी, कोई कोर्ट, कोई सुनवाई नहीं होगी। ये रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जिसकी वजह से बहुत से जो मूवमेंट कर रहे थे लोग वो जेल में चले गए और जिनको फांसी हो गई, काला पानी की सजा हुई। यहाँ पे ना तो कोई सुनवाई होगी, ना कोई वकील होगा, आपका लॉयर होगा, बल्कि आपको सीधे क्या दे दी जाएगी? फांसी दे दी जाएगी। इसे ब्लैक एक्ट भी कहा इंडियंस ने, क्योंकि काला कानून था ये। तो गांधी ने कहा ठीक है, मैं सविनय अवज्ञा वापस लूंगा, लेकिन शर्त क्या कंडीशन रखी कि ये जो ब्लैक एक्ट है आपका, रॉलेट एक्ट, इसको आपको क्या करना है? वापस लेना है, हटा देना है। तो इरविन और गांधी के बीच सेटलमेंट हुआ। एक शर्त इरविन की मानी गई। इरविन ने कहा कि आप सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वापस ले लीजिए और साथ ही साथ हम रॉलेट एक्ट को वापस ले लेते। ये चीजें इरविन ने तय कर ली। इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? दिल्ली में हुआ, दिल्ली में ये समझौता हुआ, तो हम क्या बोलते हैं? दिल्ली सेटलमेंट। यहाँ तो समझ में आ गया। 3 राउंड टेबल होती है, गोल में सम्मेलन। राउंड टेबल कहाँ होती है? इंग्लैंड में होती है। सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी शामिल होते हैं और फर्स्ट और थर्ड में गांधी जी शामिल नहीं होते। फर्स्ट में गांधी को नहीं बुलाया जाता, लेकिन इन्हें समझ में आ जाता है कि अगर हमें इंडिया की बात करनी है तो हमें कांग्रेस को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी रहती है उस टाइम तक। तो 1931 में गांधी जी को बुलाया जाता है, गांधी जी वहाँ जाते हैं, लेकिन गांधी जी अपनी बात बिल्कुल वैसे ही रखते हैं। वहाँ पे वो कोई डरते नहीं है कि ठीक है आप ब्रिटिशर्स हैं तो हम आपकी बात मान लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 1930 में ही सॉल्ट मार्च भी होती है, पता है ना? 1930 में क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है हिस्ट्री के लिए भी और गांधी एरा में भी। तो 1930 में ही सॉल्ट मार्च होती है। 1930 में सॉल्ट मार्च होती है। सॉल्ट मार्च में क्या होता है? सॉल्ट का जो लॉ आता है, नमक कानून आता है, उसमें क्या तय होता है? सॉल्ट के प्राइस क्या कर देती है गवर्नमेंट? बढ़ा देती है। 3 कंडीशन लगाती है। एक कंडीशन तो प्राइस हाई कर देती है सॉल्ट के। सेकंड, कोई भी इंडियन सॉल्ट का स्टोर नहीं कर सकता, सॉल्ट का स्टोर नहीं कर सकता। थर्ड कंडीशन क्या लगाती है? 3 कंडीशन लगाई जाती है इस लॉ में। थर्ड कंडीशन ये लगाई जाती है कि कोई भी ट्रेडर जो सॉल्ट का होगा वो इंडियन नहीं होगा। तीनों चीजें उसने एग्जैक्टली कर दी कि प्राइस हाई कर दिए सॉल्ट के, नमक के दाम बढ़ा दिए। नमक आप जानते हैं एक बेसिक चीज है, सॉल्ट एक बेसिक चीज है। इंडियन कोई भी इसको स्टोर नहीं कर सकेगा, कोई भी इसका व्यापार नहीं कर सकेगा। यानी ये तीनों जो कानून, तीनों पॉइंट इस लॉ में लगाए गए, इनसे बहुत बड़ा लॉस इंडियंस को समझ में आया। एक तो इतने हाई प्राइस, हम स्टोर भी नहीं कर सकते, हम ट्रेड भी नहीं कर सकते। तो गांधी जी ने क्या किया? साबरमती नदी के किनारे क्या किया? दांडी मार्च, जानते हो ना? दांडी मार्च निकाली और साबरमती नदी के किनारे उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्योंकि एक इंडियन ने क्या कर दिया? नमक बना दिया। तो साबरमती के किनारे एक इंडियन ने, गांधी ने नमक बना दिया। इस वजह से तीनों पॉइंट क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। गांधी को जेल हो गया। अब लॉ तोड़ा है, गांधी ने क्या किया है? लॉ तोड़ा है, गांधी जी जेल चले जाते हैं। लेकिन गांधी जी के जेल जाने के बाद एक बहुत
समझ लो 1930 एक ऐसा टाइम पीरियड था बेटा। अगर मैं बात करूँ आज के टाइम में लड़कियां जेल नहीं जाना थी, बहुत गलत माना जाता है कि किसी भी अच्छी फैमिली की औरतें जेल नहीं जाएंगी। मैं बात कर रही हूँ 1930 जब लड़कियों को एकदम घूंघट में रखा जाता था। उस टाइम पे अच्छे अच्छे घरों की औरतों ने अपने आप को अरेस्ट करवाया। अगर मैं कहूँ कि जेल भरो मूवमेंट चल रहा कि कितने लोग अरेस्ट हो जाएं कि ये गवर्नमेंट को समझ में आए कि अब हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। अब बहुत हो गया, अब हम आपके हर कानून को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं मानेंगे। तो गांधी जी की वजह से ये मूवमेंट काफ़ी बड़ा हुआ, जिसका असर हमें देखने को मिला कि 1931 के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी को बुलाना पड़ा। और फिर 1931 के ही टाइम पीरियड में इरविन के साथ गांधी का क्या हुआ है, सेटलमेंट हुआ है। दिल्ली सेटलमेंट होता है और उस सेटलमेंट में तय किया जाता है, पहली शर्त इरविन क्या रखता है गांधी से कि आप क्या करो भाई, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लो। तो गांधी जी भी कहते हैं आप क्या करो, रॉलेट एक्ट वापस ले लो, जितने भी लोगों को आपने बिना किसी क्राइम की पकड़ के रखा उनको क्या कर दो, रिलीव कर दो, छोड़ दो। इसी में एक चीज और कही जाती है कि गांधी ने भगत सिंह की आज़ादी के लिए क्यों नहीं बोला। इरविन के सामने अगर वो थे तो उन्होंने गांधी जी को भगत सिंह के लिए बोलना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनको भगत सिंह के लिए बोलना चाहिए। देखो गांधी की पॉलिसी और भगत की पॉलिसी बहुत अलग थी। गांधी की पॉलिसी क्या थी, नॉन वायलेंस। भगत सिंह की पॉलिसी क्या थी, वायलेंस। उनका कहना था कि जब तक ब्रिटिशर्स के कानों में बम नहीं पड़ेंगे तो हमारी आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। और गांधी जी का अलग लॉजिक था। देखो मैं किसी को भी यहाँ पे गलत नहीं कह रही, दोनों सही थे अपनी जगह पे। भगत सिंह ने अपनी पूरी लाइफ दे दी, उनके फांसी के बाद एक यूथ में एक नया जोश जिसे कह सकते हो इंडिया में आया। बहुत अच्छे लीडर, बहुत कमाल के लीडर थे और गांधी भी बहुत अच्छे लीडर। लेकिन भगत सिंह ने कभी रिकमेंड नहीं किया। भगत सिंह ने शुरू में ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने गोली मारी, हाँ मैंने बम फेंका और मुझे फांसी चाहिए। इंडियन हिस्ट्री गवाह है कि फांसी लगने के बाद, मतलब फांसी का ऑर्डर होने के बाद किसी का वेट बढ़ा है वो भगत सिंह है। आपको पता चल जाए कि इस डेट में आपकी फांसी है तो आप खाना पीना छोड़ दोगे ना, कि अच्छे अच्छे खाने खाओगे, बताओ, छोड़ दोगे, वेट कम हो जाएगा। भगत ऐसा बनता है जिसके वेट क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। जब उनका वजन हुआ, उनको नापा गया तो उनके वेट क्या हो गए, बढ़ गए थे। ये कौन है, भगत है, भगत सिंह है जिसके वेट बढ़ गए थे। क्यों, उन्होंने पहले से माइंडसेट तैयार रखा था कि मुझे फांसी होगी। तो जो खुद नहीं बचना चाहता, जिसके सबूत खुद ही उसके सारे अगेंस्ट है, जिन्होंने खुद अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मैंने गोली नहीं चलाई, मैंने बम नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने गोली चलाई और मैंने बम असेंबली में फेंका। तो उस बंदे ने जिसने स्टार्टिंग से ही सोच लिया, उन्होंने कभी गांधी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं कहा। उनकी पॉलिसी अलग है, मेरी पॉलिसी अलग है। तो गांधी को चीज़ के लिए गलत साबित करना ये बिल्कुल सही नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। 1932 पूना पैक्ट क्या है मैं वो बता दूँ आपको। पूना पैक्ट का मैटर क्या रहता है कि पूना जगह आप जानते हो महाराष्ट्र, पूना में सिग्नेचर होता है, इसलिए इसे पूना पैक्ट कहते हैं। ये पूना पैक्ट गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच, गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वर्डिंग है कि मैं जब भी गांधी से मिला हूँ, गांधी ने मुझे जहर के साथ, जैसे सांप के दांत होते हैं जहर वाले, वो मुझे दिखाए। कि उनका मैटर था, लॉजिक था कि गांधी से उनकी नहीं बनी, लेकिन दोनों का एम एक ही था, आज़ादी दोनों का चाहिए थी। लेकिन गांधी का मैटर थोड़ा अलग था, गांधी जी की आज़ादी का, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज़ादी का मैटर अलग था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहना था कि हम अगर आज़ाद हो जाते हैं ब्रिटिशर्स से तो ये ब्राह्मण हमें जीने नहीं देंगे। वो अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, एससी की बात कर रहे थे, अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे थे। देखो बेटा, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो किसी नीचे से अगर वो स्टार्ट करते हैं, वो शुरू करते हैं, एकदम लास्ट लेवल से वो स्टार्ट करते हैं, तो अपनी कम्युनिटी से भागते हैं। वो नहीं दिखाना चाहते कि हम इस कम्युनिटी से आते हैं क्योंकि हम इतने बड़े बन चुके हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा अपनी कम्युनिटी की बात की, उन्होंने हमेशा एससी की बात की। कल हम पूना पैक्ट डिटेल में